हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सरकारी परीक्षा के यूट्यूब चैनल पे। आई होप कि आप लोगों ने अग्निवीर वायु का जो फॉर्म आया हुआ है वो फिल कर दिया होगा। और अभी के हिसाब से जो टेंटेटिव एग्जाम डेट है वो है 24 जुलाई। तो एग्जाम डेट काफ़ी नज़दीक है और हमारे पास टाइम बहुत ही कम है। तो हम लोग इस वीडियो में बेसिकली करने वाले हैं कि अग्निवीर वायु का जो एग्जाम 24 जुलाई को होने वाला है, इस एग्जाम में किस किस तरह के क्वेश्चन रीजनिंग सेक्शन से पूछे जा सकते हैं वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग बेसिकली इस वीडियो में क्या देखेंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ठीक है। रीजनिंग सेक्शन के लिए देखेंगे कि रीजनिंग में किन किन तरह के क्वेश्चन किस टॉपिक से आने के चांसेस है। जैसे कि अग्निवीर का ये जो वायु का एग्ज़ाम है वो फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो इससे पहले हमारे पास प्रीवियस ईयर मेमोरी बेस्ड पेपर है नहीं। तो हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, जो इससे पहले एयरफोर्स कंडक्ट करवाता था ग्रुप एक्स एंड ग्रुप वाई के लिए एग्ज़ाम, उन पेपर्स के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे कि किन किन टॉपिक से क्वेश्चंस आने के चांसेस है आए, जिससे कि आपका जो प्रिपरेशन है वो अच्छे तरीके से हो पाए और किसी भी टॉपिक से क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में मिस ना हो। तो ये हमारा मोटिव है इस वीडियो सीरीज का। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आने के चांसेस है अग्निवीर वायु के एग्जाम में। तो यहाँ पे जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि चूज द करेक्ट फिगर विच विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये बेसिकली जो है फिगर सीरीज का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको क्या है कि 4 फिगर दिया हुआ है, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ सकता है ये हमें फाइंड आउट करना होता है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं कि जो प्रीवियस 4 फिगर्स दिए हुए हैं ना, इनमें हम लोग लॉजिक फाइंड आउट करते हैं ताकि हम लोग ये अंदाजा लगा पाए कि अगला जो फिगर है वह क्या आ सकता है। तो अगर हम लोग पहले के फिगर को देखें तो आप देखोगे कि यहाँ पे सर्किल है और अंदर रेक्टेंगल है और अंदर एक सर्किल है, ठीक है। नेक्स्ट वाले फिगर में क्या हुआ कि एक साइड इस यहाँ पे इसने रिमूव कर दिया एंड जो सर्किल है आप देखोगे अंदर एक और पार्ट मतलब सर्किल का ड्रॉ हो गया है, ठीक है। इसी तरह आप बेसिकली नेक्स्ट फिगर को भी देखोगे तो फिर यहाँ पे आप साइड जो है वो रिमूव कर दिया गया एंड अब जो नंबर ऑफ सर्किल है वो है 3। अब अगले वाले में फिर आप देखो तो ये साइड जो है ये रिमूव कर दिया गया है एंड जो नंबर ऑफ सर्किल हो गया है वो हो गया 4। तो पहले के 4 फिगर को देखने के बाद हमें ये आइडिया मिला कि हो क्या रहा है कि जो हमारा रेक्टेंगल पार्ट है उसका साइड 1 बाय 1 रिमूव किया जा रहा है और जो सर्किल का काउंट है वो इंक्रीज होते जा रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले जो हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह पे आएगा तो क्या होगा, ये पार्ट हमारा रिमूव हो जाएगा और जो अभी हमारा जो नंबर ऑफ सर्किल आप देखो तो 1, ये 2, ये 3 और ये 4 है, तो नेक्स्ट वाले में 5 सर्किल हो जाएगा। इस तरह से आप बेसिकली ऑप्शंस को फ़िल्टर आउट करोगे तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो एग्ज़ैक्टली फिट बैठ रहा है, जो हमारा लॉजिक यहाँ पे मिल रहा है पिछले 4 डायग्राम को देखते हुए, ठीक है। तो इसी तरह से इस तरह के क्वेश्चंस को बनाते हैं, तो इस क्वेश्चन के लिए जो सही आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि चूज द करेक्ट फिगर विच विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। सेम जैसा हमने पिछला फर्स्ट क्वेश्चन देखा है, सेम एग्जैक्टली इसी टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे भी हमें 4 जो है फिगर दिया हुआ है, इनमें हमें लॉजिक फाइंड आउट करना है एंड देन क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ सकता है ये हमारा ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग हर एक फिगर को। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये हमारा सर्किल है, ठीक है। ये डिवाइडेड है आपका 8 पार्ट में। यहाँ पे आई एक डार्क सर्किल है और यहाँ पे ये एरो है, ठीक है। नेक्स्ट डायग्राम में ये हो क्या रहा है, ये बेसिकली जो हमारा डार्क वाला पार्ट है ना, डार्क सर्किल पार्ट, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो गया, ठीक है। और जो हमारा एरो वाला पार्ट है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बाय 45 डिग्री मूव हो रहा है। तो यहाँ पे सेकंड फिगर को हमने देखा तो जो डार्क सर्किल वाला पार्ट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री मूव हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंड जो एरो वाला पार्ट है वह हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो रहा है बाय 45 डिग्री, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले फिगर में भी देखो ये डार्क जो पार्ट है सर्किल का ये एंटी क्लॉकवाइज में हो गया 45 डिग्री एंड जो एरो था ये अभी यहाँ पे था, यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। नेक्स्ट वाले में भी सेम पैटर्न, सेम लॉजिक। तो इससे हमने पाया कि जो हमारा अगला फिगर होगा तो अगले फिगर में सेम एज इट इज जो सर्किल होगा, ठीक है, ये 8 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा एंड होगा क्या, ये जो अभी एरो है ये हमारा क्या होगा कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री जब मूव करेगा तो ये इस जगह पे आ जाएगा, मतलब ये एरो यहाँ आ जाएगा एंड जो डार्क सर्किल पार्ट है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने के बाद ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह पे आएगा। अब हम लोग ऑप्शन से मैच कर लेते हैं कि कहाँ पे ये प्रेजेंट है। तो आप देखोगे कि हमारा ऑप्शन ए एग्जैक्टली मैच कर रहा है जो हमने बनाया था
तो हमारा इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है? आई होप कि आपको समझ में आया होगा, काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन्स है। ठीक है? नॉन वर्बल रीज़निंग से क्वेश्चन्स अभी तक हमने देखा है। ठीक है? ये फिगर सीरीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको जितने भी डायग्राम, फिगर दिए हुए हैं उनमें लॉजिक फाइंड आउट करो, पैटर्न देखो एंड उसी से हमें अज़्यूम करना है कि अगला क्या आ सकता है। ठीक है? देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि स्टडी द फॉलोइंग पैटर्न एंड सेलेक्ट द फिगर दैट रिलेट्स टू द थर्ड फिगर इन द सेम वे दैट द सेकंड फिगर रिलेट्स टू द फर्स्ट फिगर। यहाँ पे क्या है कि आप देखोगे ये जो फर्स्ट पार्ट है एंड ये जो सेकंड पार्ट है, इन दोनों में एक सेम टाइप ऑफ लॉजिक क्रिएट हो रहा है एंड वही सेम हमें लॉजिक फाइंड आउट करना है एंड हमारे ये जो थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट में है वो लॉजिक अप्लाई करना है और हमारा जो डायग्राम मतलब फिगर आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह वो हमें फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है? तो देखते हैं कि किस टाइप का लॉजिक बन रहा है। तो पहले दूसरे डायग्राम को देख लेते हैं कि किस तरह का ये लॉजिक फॉर्म कर रहा है। तो अगर आप देखोगे बेसिकली क्या हुआ है कि अभी जो हमारा फर्स्ट पार्ट है ये एक्चुअली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो गया है। ठीक है? तो ये जो हमारा पार्ट है रोटेट होने के बाद आ गया है और जो हमारा ये डार्क सर्किल पार्ट है बाहर में, ये हमारा ठीक है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है तो ये यहाँ से इस पोज़ीशन पे आ गया। ठीक है? सेम लॉजिक हमें फिर थर्ड एंड फोर्थ में अप्लाई करना है एंड जब ये हम लोग अप्लाई करेंगे तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री मूव करेगा। जिससे कि क्या होगा ये जो हमारा स्टार वाला पार्ट है ये यहाँ नीचे वाले पोजीशन पे आ जाएगा एंड ये जो डार्क पार्ट है वो इस पार्ट में मूव हो जाएगा और ये हमारा जो है ये डार्क पार्ट हट जाएगा एंड वाइट पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है? तो इस तरह से हमने जब पहला और दूसरे पार्ट को देखा और हमने जो लॉजिक फाइंड आउट किया और वही हमने अप्लाई किया थर्ड एंड फोर्थ में, तो हमारा जो क्वेश्चन मार्क की जगह पे फिगर आ सकता है वो है आपका ऑप्शन बी। ठीक है, क्योंकि जब थर्ड पार्ट को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री मूव करेंगे, तो ये पार्ट स्टार पार्ट नीचे की ओर आ जाएगा और जैसे कि मैंने बोला ये जो डार्क पार्ट है वो इस वाले पार्ट में आ जाएगा एंड ये जो हमारा पोर्शन है अभी जो डार्क शेडेड पार्ट है, वो डार्क शेडेड पार्ट नहीं रह जाएगा, ठीक है? तो वही सेम लॉजिक जब आप अप्लाई करते हो तो आंसर फिगर बी जो है एग्ज़ैक्टली मैच करता है और आंसर फिगर बी जो है हमारे ऑप्शन सी में प्रेज़ेंट होने की वजह से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है? काफ़ी ईज़ी क्वेश्चंस आते हैं एयर फ़ोर्स में एंड सेम पैटर्न जब फ़ॉलो किया जाएगा तो बहुत ही ईज़ी क्वेश्चंस होगा। बस आपको करना क्या है, आपको प्रैक्टिस करना है, टाइम मैनेज करने के लिए मॉक टेस्ट लगाना है, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो एग्ज़ाम में। इसके लिए आप सरकारी परीक्षा के वेबसाइट पे जाके हमारा जो मॉक टेस्ट लाइव है उसे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं ताकि आपका जो टाइम मैनेजमेंट का इश्यूज़ है वो ख़त्म हो जाए और आप उस टाइम में सभी क्वेश्चंस बना पाओ, ठीक है? देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि चूज़ द करेक्ट फिगर व्हिच विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, ठीक है? सेम अभी तक जिस जो क्वेश्चन हमने देखा है, उसी तरह का क्वेश्चन है। 4 फिगर दिया हुआ है, चारों को आप ऑब्ज़र्व करो, लॉजिक फाइंड आउट करो एंड जो क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा वो हमें बताना है। तो हम लोग देखते हैं पहले वाले सभी फिगर को। तो हो क्या रहा है कि जो अभी ये हमारा स्क्वायर पार्ट के बाहर इस तरह से कर्व टाइप का प्रेज़ेंट है, ये सेकंड वाले में क्या हुआ, इस पोज़ीशन से ये वाला पार्ट जो है वो रिमूव हो गया। ठीक है? अगले वाले में जाओगे तो ये वाला जो पार्ट है वो रिमूव हो जाएगा और यह फिर अगले पार्ट में देखोगे तो ये रिमूव हो गया। तो हो क्या रहा है कि जो हमारा स्क्वायर के बाहर में कर्व लाइन टाइप का है वो रिमूव हो रहा है हर एक जैसे हम आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं और ये किस तरह से हो रहा है कि वो एक्चुअली बेसिकली जो है इस डायरेक्शन से फॉलो हो रहा है, ठीक है? पहले ये रिमूव हुआ, ठीक है? पहले ये पार्ट रिमूव हुआ, देन इस डायरेक्शन में इसने फॉलो किया, देन अगले वाले में ये रिमूव हो गया, देन अगले वाले में ये हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारा फिगर आएगा, ये पार्ट हमारा रिमूव हो जाएगा, ठीक है? ये हमने एक लॉजिक देखा। अब दूसरा जो अंदर हमारा शेडेड पार्ट है, वो एक्चुअली क्या हो रहा है कि आपका एंटी क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन में मूव हो रहा है, बट अल्टरनेट में हो रहा है। अभी ये पार्ट शेडेड है, तो ये इस पार्ट को छोड़ के फिर ये पार्ट शेडेड हो गया अगले फिगर में, ठीक है? तो अल्टरनेट मतलब एक को आप छोड़ के अगला पार्ट जो है शेडेड हो जा रहा है। तो अगले वाले में जो हमारा थर्ड फिगर है उसमें क्या हुआ, ये पार्ट छोड़ के ये वाला पार्ट शेडेड हो गया, ठीक है? उसके अगले वाले में क्या हुआ, ये पार्ट छोड़ के ये वाला पार्ट शेडेड हो गया, ठीक है? तो जब हमने ये देखा तो हमने फिर हमारा जो अगला फिगर आएगा वो क्या होगा, जब आप देखो कि हमारा ये पार्ट शेडेड है, इट मीन्स कि जब हमारा नेक्स्ट फिगर आएगा वो ये वाला पार्ट जो है वो शेडेड होगा और बाहर में स्क्वायर के कोई भी कर्व लाइन टाइप का नहीं होगा। अब यही सेम हमें देखना है कि किस ऑप्शन में प्रेजेंट है।
तो आप देखोगे तो ऑप्शन सी एग्जैक्टली मैच कर रहा है उसी लॉजिक को। जो हमारा पार्ट शेडेड होना चाहिए वो शेडेड है, एंड स्क्वायर पार्ट के बाहर में कोई भी कर्व टाइप का लाइन आपको देखने को नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से हमारा ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फॉर अ स्टैंडर्ड क्लॉक व्हाट इज द एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड द मिनट हैंड व्हेन द क्लॉक शोज 9:30 एएम। ठीक है, जब सुबह के 9:30 होता है तो जो मिनट हैंड और आवर हैंड होता है इनके बीच का क्या एंगल होता है वो हमें फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। तो इस तरह के क्वेश्चंस को अगर जहाँ पे आपको एंगल फाइंड आउट करना है, इसका बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। आप इस चीज को फॉलो करो, ठीक है। 11/2 इंटू मिनट एंड माइनस 30 इंटू आवर, ठीक है। इस चीज को आप याद रखो और इस चीज़ को अप्लाई करोगे तो आपका आंसर बहुत ही ईज़िली आ जाएगा। ध्यान देना है कि इसका जो भी आंसर आएगा, चाहे वो नेगेटिव हो पॉज़िटिव, हमेशा हमें पॉज़िटिव वैल्यू लेना है। अगर कोई वैल्यू नेगेटिव में आ रहा है, तो नेगेटिव को इग्नोर करना है और जो नंबर वैल्यू होगा वही हमारा आंसर हो जाता है। तो आप देखो कि यहाँ पे जब 9:30 की बात हो रहा है तो यहाँ पे मिनट कितना बता रहा है आपको? 30 मिनट बता रहा है, ठीक है। तो 11/2 इंटू 30 एंड 30 यहाँ पे घंटे का क्या वैल्यू है? 9 है, ठीक है। तो इसे आप कैलकुलेट करो तो ये आएगा 15 मीन्स 11 इंटू 15 माइनस 270। इसे आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 165 माइनस 270। इसे जब आप देखोगे तो माइनस 105 आएगा। जैसे कि मैंने बोला, हमेशा नंबर वैल्यू लेना है, पॉजिटिव नेगेटिव हो उसे हमें इग्नोर करना है। तो अगर इग्नोर कर नेगेटिव, ये हमारा हो जाएगा 105 डिग्री, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है, ठीक है। कितना एंगल बनेगा 9:30 में? मिनट और आवर हैंड के बीच में 105 डिग्री का एंगल क्रिएट होगा, ठीक है। बस आपको क्या करना है, इस वाले पार्ट को अच्छे से याद रखना है। बस आप इसमें वैल्यू डालते जाओ और आपका आंसर बहुत ही कम टाइम में आ जाएगा। जो भी मिनट का वैल्यू दिया होगा, जैसे यहाँ 9:30 था तो यहाँ पे 9:30 ठीक है। तो 30 जो है मिनट को रिप्रेजेंट कर रहा है, 9 जो है आवर को रिप्रेजेंट कर रहा है। बस वही सेम वैल्यू हमें पुट डाउन करते जाना है इस इक्वेशन में और आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सेलेक्ट द टर्म दैट रिलेट्स टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे दैट द सेकंड टर्म रिलेट्स टू द फर्स्ट टर्म, ठीक है। यहाँ पे सेम हमें लॉजिक देखना है कि इन दोनों के बीच में जो लॉजिक है वही सेम हमें अप्लाई करना है, एंड हमें जो क्वेश्चन मार्क की जगह पे वैल्यू आ सकता है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जब आप बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो इसमें देखो बेसिकली किस तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं, या तो प्लस होगा, माइनस होगा, स्क्वायर का होगा, क्यूब का, ठीक है, या कुछ वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, कुछ वैल्यू ऐड करो, इस टाइप का कॉन्सेप्ट बेसिकली बन रहा होता है। ऐसे जितने भी पैटर्न, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस इस तरह के टॉपिक्स में बन सकते हैं, बस आपको प्रैक्टिस करना है। आपको आइडिया लगते जाएगा कि क्या-क्या लॉजिक बन सकता है, ठीक है। अगर मैं जैसे इस क्वेश्चन की बात करूँ, तो इस क्वेश्चन में आप देखोगे कि 3 का अगर आप क्यूब करते हो तो आपका कितना आता है? 27। और हम लोगों ने किसका क्यूब किया? 3 का, ठीक है। और उसी वैल्यू को आप जब घटा देते हो तो ये आता है 24, ठीक है। अब सेम लॉजिक जब आप इधर लगाओगे, 5 का क्यूब कितना आता है? 125। हमने किसका क्यूब किया? 5 का। वही वैल्यू को हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो हमारा क्या आ जाएगा? 120। अब आप देखो ऑप्शन में ये क्या प्रेज़ेंट है? डेफिनिटली ऑप्शन बी 120 को, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मल्टीपल लॉजिक हो सकते हैं, बस आपको क्या है, प्रैक्टिस करना है और आपको देखना है कि किन-किन तरह के लॉजिक बन सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन अ सर्टेन कोडेड लैंग्वेज क्लॉक इज रिटन एज, क्लॉक को क्या किया है, इस तरह से कोड किया गया है। तो उसी तरह ब्लैक को अगर हम लोग कोड करते हैं तो क्या आंसर हमारा आएगा, वही हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर जैसे कि मैं बात करूँ क्लॉक की, CLOCK, तो आप देखोगे क्वेश्चन में तो यहाँ पे क्या लॉजिक बना है, जो सेंटर वैल्यू हमारा ओ है वो एज इट इज़ रह गया है, और जो इससे पहले या बाद का वैल्यू है वो आपस में इंटरचेंज हो गया है, ठीक है। अब जैसे कि ओ से पहले CL है, ओ के बाद CK है, ये दोनों वैल्यू आपस में इंटरचेंज हो जा रहे हैं और हमारा जो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। जब इंटरचेंज करेंगे तो L पहले आएगा, C आ जाएगा, एंड CK में आपका K आएगा, C आएगा, ठीक है। तो यही सेम चीज़ अब हमें लगाना है ब्लैक में। तो ब्लैक में जब BLACK में लगाएँगे, तो ए जो है हमारा सेंटर वो एज़ इट इज़ रह जाएगा, और बी और एल दोनों में आपस में इंटरचेंज होंगे तो एल और बी, और फिर सी और के में तो के और सी हो जाएगा, ठीक है।
अब ये आप ऑप्शन में देख लो कहाँ प्रेजेंट है, तो आप देखोगे ऑप्शन डी जो है LBAKC एग्जैक्टली मैच कर रहा है हमारे जो हमने आंसर लाया है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, वो क्या बोलता है कि व्हाट डे ऑफ द वीक वाज 2 अक्टूबर 1869। ये हमें दिया हुआ है 2 अक्टूबर 1869। यह कौन सा दिन होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। तो इस तरह के क्वेश्चंस को अगर सॉल्व करना है कम टाइम में बिना कोई एरर से, तो हमें क्या है कि नंबर ऑफ ऑड डेज पता होना काफ़ी ज़रूरी है, अदरवाइज़ फिर ये क्वेश्चन काफ़ी लेंदी हो जाएगा सॉल्व करने में। तो अगर जैसे नंबर ऑफ ऑड डेज़ की मैं बात करूँ, तो जो हमारा नंबर ऑफ ऑड डेज़ नॉर्मल ईयर के लिए होता है, नॉर्मल ईयर के लिए नंबर ऑफ ऑड डेज़ 1 होता है, और जो लीप ईयर होता है, उसमें जो हमारा नंबर ऑफ ऑड डेज़ होता है, वो होता है 2, ठीक है? दूसरा अगर मैं बात करूँ कि हर एक जो एवरी 100 ईयर्स पे जो नंबर ऑफ ऑड डेज़ होता है, वो होता है 5। एवरी 200 ईयर्स पे जो नंबर ऑफ ऑड डेज़ होता है, वो होता है 3। हर एक 300 ईयर्स पे जो नंबर ऑफ ऑड डेज होता है वो 1। एंड 400 ईयर्स जैसे कंप्लीट होता है, वहाँ पे नंबर ऑफ ऑड डेज होता जाता है 0, ठीक है? ये 2 चीज़ हमें पता होना चाहिए, ठीक है? अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं कि हम लोग पहले इसे ब्रेक करते हैं, ठीक है? तो ब्रेक कैसे करेंगे कि 2 अक्टूबर 1869, इसे अगर हम लोगों को लिखना हो तो हम लोग 1869 को 1600 प्लस 200 प्लस 69 68 ईयर्स प्लस आपका 1 जनवरी 1869 टू 2 अक्टूबर 1869, इस तरह से ब्रेक कर देते हैं, ठीक है? हमने क्या किया कि 1869 को पहले हमने ब्रेक किया, जिसमें कि हमने क्या ध्यान में रखा कि हमने 400 के 400 ईयर्स को ध्यान में रखते हुए हमने देखा है कि 1600, देखो 400 ईयर्स में जो नंबर ऑफ ऑड डेज होता है वो होता है 0। तो अगर 400 ईयर्स में भी नंबर ऑफ ऑड डेज 0 होगा, तो 1600 ईयर्स में भी नंबर ऑफ ऑड डेज को क्या होगा, 0 ही होगा। क्यों? क्योंकि 400 इंटू 4 1600 होता है। जब 400 ईयर्स में नंबर ऑफ ऑड डेज 0 है, तो इट मीन 1600 ईयर्स में भी हम हमारा जो नंबर ऑफ ऑड डेज क्या होगा, 0 ही होगा। तो हमने जो बड़ा वैल्यू था ना 1869, इसे क्या किया, स्मॉल स्मॉल पार्ट में ब्रेक किया है, ताकि जो हमारा कैलकुलेशन पार्ट है वो काफ़ी ईज़ी हो जाए। तो अब आप देखो कि जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, तो आप क्या करो ना, जो भी ईयर मेंशन्ड होता है, उससे आप 400 के मल्टीपल्स में जो सबसे नियरेस्ट वैल्यू होगा ना, या सपोज़ कि यहाँ अगर 1869 होता, 1869 है, इसकी जगह पे अगर हम लोग 1969 होता, तो हम लोग क्या करते, 1600 प्लस 300 लिखते, तो हमारा जो 1900 ईयर्स कंप्लीट हो जाता, देन 69 लिखते, ठीक है? तो मेरा कहना क्या है कि जो भी ईयर दिया हुआ है, आप उसे 400 के मल्टीपल में जो सबसे नियरेस्ट वैल्यू है, उसके साथ में ऐड करके लिखा करो, ताकि आपका जो कैलकुलेशन पार्ट है वो थोड़ा-सा छोटा हो। तो यहाँ पे इसीलिए हमने क्या किया, 1869 को उसी अकॉर्डिंग लिखा है, 1600 प्लस 200। तो अब हमें देखो कि बहुत सारा वैल्यूज़ पता है। हमें पता है कि 400 ईयर्स में नंबर ऑफ ऑड डेज़ 0 होता है। तो उसी तरह जब 1600 का हम लोग नंबर ऑफ ऑड डेज़ देख कैलकुलेट करेंगे, तो ये हमारा 0 ही आएगा। 200 ईयर्स का हमें अगर नंबर ऑफ ऑड डेज़ ऑलरेडी पता है, क्या होता है? 3 होता है, ठीक है? अब यहाँ पे हमारा क्या है, 68 ईयर्स, ठीक है? अब अगर 68 ईयर्स में हम लोग फाइंड आउट करें कि कितने नॉर्मल ईयर हैं एंड कितने लीप ईयर है, तो वो क्या आ जाएगा कि 68 को आप डिवाइड करो 4 से, तो हमारा जो यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ लीप ईयर्स, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 17 लीप ईयर्स, और जो हमारा रेस्ट बच जाएगा वो हो जाएगा नॉर्मल ईयर। तो रेस्ट हमारा कितना आ गया, 51। तो यहाँ पे 68 को हम, जो 68 कंप्लीट ईयर है उसमें 17 लीप ईयर है एंड 51 क्या है, नॉर्मल ईयर है। तो अब हमें लीप ईयर एंड नॉर्मल ईयर का जो ऑड डेज है वो पता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या, 68 को 17 ईयर्स प्लस 51 ईयर्स ऐसे भी लिख सकते हैं, हमारा कंप्लीट जो ऐड होगा वो 68 ही होगा। एंड देन 1 जनवरी 1869 टू 2 अक्टूबर 1869, ठीक है? यहाँ पे हमारा क्या होगा, 3 17 हमारा क्या था, ये लीप ईयर था, और एक
लीप ईयर में जो नंबर ऑफ ऑड डेज होता है वो 2 होता है, तो हमारा 17 ईयर्स में नंबर ऑफ ऑड डेज कितना हो जाएगा? 17 इंटू 2 दैट इज 34। 51 जो ईयर है वो नॉर्मल ईयर है, और जो नंबर ऑफ ऑड डेज होता है नॉर्मल ईयर में 1 होता है, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट नंबर ऑफ ऑड डेज कितना होगा? 51। अब हमें फाइंड आउट करना है 1 जनवरी से लेके 2nd ऑफ अक्टूबर, ठीक है? तो हम लोग देख लेते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और अक्टूबर मंथ में सिर्फ हमें 2 अक्टूबर तक काउंट करना है। तो यहाँ पे अक्टूबर मंथ में हमारा कितना नंबर ऑफ ऑड डेज होगा? 2 होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग 2 अक्टूबर तक ही काउंट कर रहे हैं। अब जो जनवरी मंथ होता है वो होता है 31 डेज़ का, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो हमारा नंबर ऑफ ऑड डेज़ कितना आएगा? 3। फरवरी 1869 हमारा नॉर्मल ईयर है, तो नंबर ऑफ जो टोटल डेज़ होगा फरवरी में कितना होगा? 28। यहाँ पे आएगा हमारा नंबर ऑफ ऑड डेज़ 0। 31st, एक जो मार्च का महीना होता है वो हमारा होता है 31 डेज़ का, अप्रैल होता है 30, मई होता है 31, जून होता है 30, जुलाई होता है 31 डेज़, अगस्त होता है 31 डेज़, सितंबर होता है 30 दिनों का, ठीक है? अब हम लोग नंबर ऑफ ऑड डेज़ देख लेते हैं। यहाँ पे आएगा 3, यहाँ आएगा 2, 3, 2, 3, 3, 2, एंड यहाँ पे नंबर ऑफ ऑड डेज़ 2 था, ठीक है? अब यहाँ पे सभी ऑड डेज़ को कैलकुलेट कर लो कि टोटल कितना है? 6, 8, 11, 13, 16, 19, 21, 23, ठीक है? तो इन दिनों के बीच में हमारा जो नंबर ऑफ ऑड डेज हो गया 23, ठीक है? अब देख लो कितना हमारा यहाँ पे 3 प्लस 34 में भी अगर आप ऑड डेज 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? ये आएगा हमारा 6, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 2, ठीक है? अब ऐड कर लो कितना होगा? 6, 3, 9, 11, 13, ठीक है? 13 को फिर 7 से डिवाइड करोगे तो यहाँ आएगा 6, ठीक है? हमारा जो फाइनल वैल्यू आया क्या आया? 6। अब हम लोग क्या करते हैं कि मंडे को 1 से, ट्यूसडे को 2 से, वेडनेसडे को 3 से, थर्सडे को 4 से, फ्राइडे को 5 से, सैटरडे को 6 से, एंड संडे को 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा वैल्यू कितना आया? 6। 6 हम लोग किसे रिप्रेजेंट करते हैं? सैटरडे। इट मीन्स जो हमारा 2 अक्टूबर 1869 होगा वो होगा सैटरडे, ठीक है? ये हमारा आ गया। ये हमारा ऑप्शन कौन सा था? सी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। तो ये है, ठीक है? बेसिकली मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया, हमें पहले नंबर ऑफ ऑड डेज़ होना चाहिए पता। नंबर ऑफ ऑड डेज़ नॉर्मल ईयर में होता है 1, लीप ईयर में होता है 2, एवरी 100 ईयर्स में नंबर ऑफ ऑड डेज़ होता है 5, 200 ईयर्स में 3, 300 ईयर्स में 1, एंड 400 ईयर्स में 0। जो भी डेट आपको दिया हुआ रहे, हमें क्या करना है, पहले इस फॉर्म में जो हमारा 100, 200, 300, 400 ईयर्स का फॉर्म है, इनमें ब्रेक करना है। तो हमने क्या किया, पहले 1869 को जब ब्रेक किया तो 1600 प्लस 200 1800 हो गया, और 69 की तो हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये कंप्लीट ईयर तो है नहीं। इट मीन्स कि हमारे पास कंप्लीट ईयर कितना है? 68। 68 लिखा, एंड 69 में हम लोग कितने दिनों की बात कर रहे हैं? 1 जनवरी 1869 से 2 अक्टूबर 1869 तक की बात कर रहे हैं। इस तरह हमने ब्रेक किया। अब हमें पता है कि एवरी 400 ईयर्स में नंबर ऑफ ऑड डेज होता है 0, और 1600 क्या है? 400 का ही मल्टीपल है। इट मीन्स कि 1600 में भी नंबर ऑफ ऑड डेज कितना आएगा? 0। 200 ईयर्स में हमें पता है नंबर ऑफ ऑड डेज कितना होता है? 3। 68 ईयर्स को हमने ब्रेक किया है नॉर्मल ईयर और लीप ईयर में। 68 ईयर में 17 लीप ईयर होते हैं और 51 नॉर्मल ईयर होते हैं, ठीक है? और लीप ईयर में हमें पता है नंबर ऑफ ऑड डेज होता है 2। इट मीन्स कि 17 इंटू 2 हमारा 34। लीप और नॉर्मल ईयर में नंबर ऑफ ऑड डेज होता है 1, तो 51 नॉर्मल ईयर है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितना हो गया? 51। फिर हमने क्या किया कि 1 जनवरी 1869 से 2 अक्टूबर 1869 के बीच में नंबर ऑफ ऑड डेज कैलकुलेट किया। तो कैसे किया? हमें पता है जनवरी मंथ 31 डेज का होता है, 31 को 7 से डिवाइड किया, हमारा नंबर ऑफ ऑड डेज कितना आया? 3। इसी तरह हमने हर एक मंथ का जब कैलकुलेट किया और सभी को ऐड किया, तो हमारा टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज आ गया 23। उसके बाद फिर क्या किया, हमने बड़े वैल्यू को और छोटा करने के लिए 7 से डिवाइड किया,
आप यहाँ ये भी कर सकते थे कि इनको ऐड करके फिर 7 से डिवाइड करते, बट हमने क्या किया, उसे भी और थोड़ा छोटा किया। 3 एज़ इट इज़ आ गया। 34 को जब 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो रिमाइंडर है वो 6 बचता है। 51 में 2, 23 में 2। फिर हमने इन्हें ऐड किया एंड हमारा टोटल वैल्यू आया 13। 13 को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 6। 6 हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सैटरडे को, तो हमारा कौन-सा दिन हो गया, सैटरडे। तो 2 अक्टूबर 1869 हमारा सैटरडे होगा, ठीक है? इस तरह से कैलकुलेट करते हैं और एग्ज़ाम्पल आप सॉल्व कीजिए इसी कॉन्सेप्ट से। बहुत ही ईज़ी कॉन्सेप्ट है, एक और आप प्रैक्टिस कर लोगे अच्छे से तो आप बहुत ही ईज़िली कम टाइम में इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने लगोगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ हमारा जो अगला क्वेश्चन है मिसिंग नंबर्स है। हमें क्या करना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये हमें बताना है। तो सेम हम लोग पहले लॉजिक फाइंड आउट करते हैं हर एक रोज़ को देखते हुए। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 7 और 5 को जब हम लोग ऐड करते हैं तो हमारा क्या आता है, 12। 12 प्लस 4 हो जाता है हमारा कितना, 16। 16 इंटू 2 होता है हमारा 32 और इसी में अगर हम लोग ऐड कर दें 2 तो हमारा आ जाता है 34। सेम सेकंड रो में भी फॉलो करते हैं कि क्या सेम लॉजिक बन रहा है। 7 प्लस 6 13 प्लस 5 18। 18 इंटू 2 36 प्लस 2 38। लास्ट रो में देखते हैं। 3 प्लस 6 9। 9 प्लस 8 17। 17 इंटू 2 34 प्लस 2 36। ठीक है, तो हमने लॉजिक फाइंड आउट कर लिया कि क्या हो रहा है। स्टार्टिंग 3 वैल्यूज़ को आप ऐड करो, 2 से मल्टीप्लाई करो एंड देन 2 ऐड कर दो, तो हमारा जो लास्ट कॉलम में वैल्यू दिया हुआ है वही हमारा आंसर, वही हमारा सेम एज इट इज आ रहा है, ठीक है। अब यही सेम चीज़ हमें क्या करना है, जो हमारा थर्ड रो है उसमें लगाना है लॉजिक और देखना है कि क्या आता है क्वेश्चन मार्क की जगह। तो होगा क्या, इन दोनों को ऐड करना है। इट मीन्स कि 9 प्लस 7 हमारा कितना हो जाता है, 16, और 16 प्लस क्वेश्चन मार्क में जो भी वैल्यू आएगा उसे इंटू 2 करेंगे, देन प्लस 2 करेंगे, तो ये हमारा आता है 46, ठीक है। अब इसे आप क्या करो, सॉल्व करो, तो आपको क्वेश्चन मार्क का वैल्यू आ जाएगा, मैथ्स इक्वेशन टाइप का। ये इधर वैल्यू जाएगा तो माइनस होगा, इट मीन्स कि ये आ जाएगा 44। देन ये 2 से फिर क्या होगा, डिवाइड होगा, ये हो जाएगा 22। इट मीन्स कि 16 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 22 होता है। तो फिर क्वेश्चन मार्क का अगर कैलकुलेट करेंगे, ये इधर जाएगा, माइनस होगा, हमारा क्या आ जाएगा, 6। इट मीन्स कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, 6। अब आप देख लो 6 रख के, 9 प्लस 7 16, 16 प्लस 6 22 इंटू 2 प्लस 2 आ जाएगा 46, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी 6, ठीक है। काफ़ी इजी था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टीचर, स्टूडेंट, बैंकर, लॉयर, प्रिंसिपल, अकाउंटेंट, इंजीनियर एंड सोल्जर आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, ठीक है, फेसिंग द सेंटर। सिटिंग अरेंजमेंट का है, सर्कुलर में वो लोग टेबल के चारों तरफ बैठे हुए हैं, 8 लोग हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 8 लोग हैं, सर्कुलर टाइप का टेबल है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। हर एक स्टेटमेंट को पहले पढ़ते जाते हैं, जहाँ पे हमें एग्जैक्ट वैल्यू कुछ है या हम लोग जहाँ पे प्लेसमेंट कर सकते हैं वो चीज़ों को अप्लाई करते हुए जाएंगे एंड देखते हैं फिर लास्ट में क्या प्लेसमेंट होता है। बोल क्या रहा है कि लॉयर सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन अकाउंटेंट एंड इंजीनियर, ठीक है। लॉयर जो है अकाउंटेंट और इंजीनियर के एग्जैक्टली बीच में बैठा हुआ है, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है कि टीचर सिट्स 4 प्लेसेस अवे फ्रॉम द अकाउंटेंट, ठीक है। जस्ट सपोज कि अगर टीचर यहाँ पे बैठा हुआ है 4 प्लेसेस अवे, मतलब 1 2 3 4, ठीक है। इट मीन्स कि अकाउंटेंट यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है। हमें यहाँ पे ये वैल्यू दिया हुआ था बट हमें डायरेक्शन नहीं पता है कि वो राइट में है लेफ्ट में है। तो हमने क्या किया, एज्यूम किया कि टीचर यहाँ पे है और अकाउंटेंट यहाँ पे है। जो भी एग्जैक्ट इस तरह का प्लेसमेंट दिया होगा उन्हें हम लोग अप्लाई करते हुए चलेंगे। अगर कहीं रॉन्ग होगा देन हम लोग को फिर सेकंड केस फिर से फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए हम लोगों ने क्या किया, टीचर यहाँ बैठा हुआ है, अकाउंटेंट बैठा हुआ है। दूसरा क्या बोल रहा है कि लॉयर सिट्स अपोजिट टू द सोल्जर, ठीक है। मतलब लॉयर और सोल्जर हमेशा एक दूसरे के अपोजिट में बैठेगा। हमने क्या किया, अभी तक इन दोनों का प्लेसमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट का प्लेसमेंट कर दिया है, ठीक है। अभी हमने ये पहला स्टेटमेंट पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, बट हम इससे क्या है कि पोजीशन का कुछ भी एज्यूम नहीं कर सकते, इसलिए हमने ये पढ़ा, इसे हम लोग लास्ट में अप्लाई करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि क्या बोल रहा है कि इंजीनियर सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ अकाउंटेंट। हमें क्या है, अकाउंटेंट का पोजीशन हमने मान लिया कि यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है।
और हमें पता है कि सभी सेंटर की ओर फेस कर रहे हैं। अब बोल दिया है क्या, इंजीनियर सिट सेकंड टू द राइट ऑफ अकाउंटेंट। तो अगर इंजीनियर सिट सेकंड, तो अकाउंटेंट का जो राइट साइड होगा उसके हिसाब से सेकंड इस जगह पे आएगा। इट मीन्स कि इंजीनियर क्या है, यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस वाले स्टेटमेंट को भी अप्लाई कर दिया। अब क्या, इन 3 पोज़ीशन के हिसाब से हम लोगों ने जो पहले स्टेटमेंट स्किप किया था, उसके लिए भी हम लोग को कुछ सीन बन रहा है क्या? मतलब हम लोग उनमें से भी कुछ प्लेसमेंट कर सकते हैं क्या? लॉयर सिट्स एग्ज़ैक्टली बिटवीन अकाउंटेंट एंड इंजीनियर, ठीक है? यहाँ पे अगर हम लोग पहले स्टेटमेंट के हिसाब से जाएँ, तो अकाउंटेंट और इंजीनियर के बीच में एग्ज़ैक्टली लॉयर बैठा हुआ है। तो यहाँ इंजीनियर है, यहाँ अकाउंटेंट है, इनके बीच का यही एक प्लेस बच रहा है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे लॉयर हो जाएगा। ठीक है? तो हमने इस स्टेटमेंट को भी यूज़ कर लिया। अब यहाँ पे लॉयर सिट्स अपोजिट टू द सोल्जर, ठीक है? मतलब यहाँ लॉयर है, तो यहाँ पे होगा सोल्जर, ठीक है? इट मीन्स कि हमने इस स्टेटमेंट को भी यूज़ कर लिया। अब क्या बोल रहा है कि स्टूडेंट डज़ नॉट सिट एडजेसेंट टू द अकाउंटेंट, मतलब कि अकाउंटेंट के नज़दीक में तो स्टूडेंट नहीं है, मतलब कि स्टूडेंट यहाँ पे तो नहीं बैठेगा, इस वाले पोज़ीशन में, ठीक है? यहाँ नहीं बैठेगा। और कहाँ, टीचर एंड लॉयर, ठीक है? मतलब टीचर के भी बगल में स्टूडेंट नहीं बैठेगा, मतलब यहाँ पे भी टीचर स्टूडेंट तो नहीं बैठेगा। लॉयर के अगल-बगल में कोई स्पेस ही नहीं खाली है जहाँ पे स्टूडेंट को बैठ हम लोग प्लेस कर पाएँ। तो इट मीन्स कि स्टूडेंट के लिए जो जगह एक बचता है, स्टूडेंट सिर्फ़ यहाँ पे ही हो सकता है। ठीक है? हमने ये कर दिया। अब क्या बोल रहा है कि बैंकर सिट्स 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम द टीचर, ठीक है? यहाँ पे टीचर है 3 प्लेस अवे, मतलब 1, 2, 3, यहाँ पे बैंकर है। आप किधर भी डायरेक्शन में जाओ तो बैंकर हमेशा इधर ही आएगा। इधर से भी आप काउंट करोगे 1, 2, 3, 3 प्लेस के बाद बैंकर यहीं आ रहा है। अब हमारा क्या बच गया? क्वेश्चन के हिसाब से एक प्रिंसिपल, इट मीन्स कि प्रिंसिपल का प्लेसमेंट कहाँ है? यहाँ पे है। ठीक है, तो हमारा ये जो है अरेंजमेंट हो गया, सभी को हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्लेस कर दिया। ये हमारा डायग्राम बना, ठीक है? अब हम लोगों को क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हू सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बैंकर? बैंकर यहाँ, बैंकर का राइट इस साइड में है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मतलब क्या हो गया? इंजीनियर। तो इंजीनियर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है? बस आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना, हो सकता है स्टार्टिंग में आपको थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो, बट क्या करना है, आप हर एक स्टेटमेंट को पढ़ो। जिस स्टेटमेंट से आपको एग्जैक्ट कोई भी प्लेसमेंट नहीं पता चल रहा, आप उसे मार्क करके चलो कि इस स्टेटमेंट को तो हमें लास्ट में फिर से रिविजिट करना है एंड फिर अप्लाई करना है। एंड जिन स्टेटमेंट से हमें कुछ पोजीशन के बारे में पता चलते जाए, उसे आप एज्यूम करते हुए चलते जाओ। इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होता है, 1-2 केसेस बन सकते हैं, मतलब आप जस्ट सपोज कि अगर मैंने यहाँ पे टीचर रखा, यहाँ पे अगर मैं अकाउंटेंट रख देता, टीचर यहाँ रखता, हो सकता था कि थोड़ा सीन चेंज हो जाता एंड मुझे फिर से डायग्राम बनता, लास्ट में मैं कहीं फँस जाता। तो इस तरह से 1-2 डायग्राम बनाना होता है इस सीटिंग अरेंजमेंट में, बट आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको थोड़ा आइडिया मिलते ही जाएगा कि किस तरह से सॉल्व करना है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द गिवन सीरीज, ठीक है? अब हमें क्या यहाँ पे रॉन्ग टर्म बताना है, आपको 6 नंबर दिया हुआ है, कौन-सा नंबर नहीं होना चाहिए था? तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको जो डिफरेंस है कितना है, 1 का है। इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 3 का है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 4 है। यहाँ पे 8 है एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 9 है। तो अगर आप आगे देखोगे, इन केस यहाँ क्या है, 1 ऑड नंबर है, 3 क्या है, ऑड नंबर है। 3 के बाद अगला ऑड नंबर क्या आता है, 5। इट मीन्स कि अगर 6 प्लस 5 होता, तो अगर 10th की जगह 11 होता, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है, यहाँ 5 हो रहा होता, और 11 और 8 के बीच का डिफरेंस क्या हो रहा होता, 7। तो यहाँ पे हमारा जो पैटर्न लॉजिक बनता 1, 3, 5, 7, 9, मतलब ऑड नंबर का जो है डिफरेंसेस बनने का चांसेस था अगर 10 की जगह 11 होता। इट मीन्स कि इस लॉजिक के हिसाब से 10 गलत है, यहाँ 10 की जगह 11 आता। क्यों? क्योंकि अभी 10 है तो कोई लॉजिक नहीं बन रहा है, 1, 3, 4, 8, 9, मतलब कोई भी लॉजिक नहीं बन रहा। तो यहाँ अगर 10 की जगह 11 आएगा तो हमारा जो ऑड नंबर का सीरीज़ है वो डिफरेंसेस में आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मतलब 10 का जो प्लेसमेंट है ये बहुत ही गलत है। यहाँ पे जो रॉन्ग टर्म है 10, यहाँ 10 की जगह 11 होना चाहिए था। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जो कि है 10, ठीक है? देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पॉइंटिंग टू कंचन रोहित सेज, कंचन की तरफ पॉइंट करके रोहित बोलता है, ठीक है, कि सी इज माई ब्रदर्स मदर डॉटर। मतलब कि क्या है कि रोहित बता रहा है कि जो कंचन है वह रोहित का जो भाई है ना,
और उसके भाई की जो माँ है, मदर है, जब रोहित के भाई की माँ है तो डेफ़िनेटली वो रोहित की भी मदर होगी, ठीक है? तो अभी हमने यहाँ तक देखा शी इज़ माय ब्रदर्स मदर डॉटर, मतलब इस रोहित की ब्रदर की जो माँ है उसकी बेटी है कंचन। ये हमें स्टेटमेंट में बोला गया है। तो यहाँ पे आप जब देखोगे, फाइंड आउट करोगे कि जब रोहित का जो भाई है, उसकी जो मदर है, उसकी बेटी है कंचन, तो डेफ़िनेटली ये तभी क्या है, तीनों में ब्रदर एंड सिस्टर का रिलेशन फ़ॉर्म कर रहा है। तो हाउ इज़ कंचन रिलेटेड टू रोहित? इट मीन्स सिस्टर, ठीक है? तो क्वेश्चन को पढ़ा हमने, स्टेटमेंट को देखा और जिस तरह से रिलेशन बन सकता था उन उसे हमने यहाँ पे लिखा एंड हमने पाया कि कंचन कौन होगी? रोहित की सिस्टर होगी, ठीक है? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको दिक्कत हो रहा है, आप एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ो और सॉल्व करने का कोशिश करो, तो आपसे बहुत ही ईज़िली बन जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन अ रो ऑफ पीपल द पोजीशन ऑफ ए फ्रॉम लेफ्ट साइड इज 11th एंड पोजीशन ऑफ द बी फ्रॉम द राइट साइड इज 12th, ठीक है? अब जैसे कि एक रो है, नंबर ऑफ पीपल कितना है एग्जैक्टली नहीं बताया गया है, बट बोल क्या रहा है कि लेफ्ट साइड से जो ए का पोजीशन है, ठीक है? मतलब इस साइड से ए का जो पोजीशन है वो है 11th। उसके बाद क्या बोल रहा है, पोजीशन ऑफ बी फ्रॉम राइट साइड, बी से राइट साइड से बी का जो पोजीशन है वो है 12th, ठीक है? उसके बाद बोल रहा है कि सी इज सिटिंग मिडवे बिटवीन बी एंड ए, बी और ए के बीच में सी प्रेजेंट है। अब बोल कह रहा है कि ऑल्सो द पोजीशन ऑफ सी फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द रो इज 18th, मतलब राइट साइड से जो सी का पोजीशन है वो है 18th, ठीक है? अब हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ पर्सन की इस रो में कितना है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे सी का पोजीशन अगर राइट साइड से 18th है और बी का पोजीशन राइट साइड से 12th है, तो इन दोनों के बीच में कितने लोग प्रेजेंट होंगे? 13th वाला प्रेजेंट होगा, 14th, 15th, 16th, 17th, इट मीन्स कि इन दोनों के बीच में कितना है? 5 लोग प्रेजेंट है, ठीक है? और यहाँ पे क्वेश्चन में बोला क्या था कि सी जो है एग्जैक्टली मिड में बैठा हुआ है ए और बी के, तो जब यहाँ पे 5 लोग हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे भी 5 लोग होंगे, ठीक है? ये हमारे गिवन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने पाया कि इतने होंगे। अब आप देखो कि ए का जो पोजीशन है, ठीक है? लेफ्ट साइड से कितना है? 11th है, इट मीन्स कि ए से पहले कितने लोग हैं? 10 लोग हैं। अब हमने यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ पर्सन हर एक के बीच में कितना था वो फाइंड आउट कर लिया। बस आप क्या करो, आप कैलकुलेट कर लो कि कितने लोग होंगे, बस आपको आंसर आ जाएगा। तो जब यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे आपका सी का जो पोजीशन है राइट साइड से 18th है और यहाँ पे आपको टोटल कितने लोग हैं? 5 लोग हैं और इधर आपका जो ए को भी इंक्लूड किए रहे, ए को इंक्लूड करते हैं तो यहाँ पे आपका कितना हो गया? ये जो हमने 10 पीपल लिखा था वो क्या था? 1 से पहले 10 लोग हैं, मतलब कि अगर ए को इंक्लूड करते हैं तो ये 11 लोग हो गए। यहाँ बी इन बिटवीन ए और सी के बीच में 5 है, तो यहाँ पे ये कितना आ गया हमारा 16 और यहाँ पे सी का जो पोजीशन है राइट साइड से कितना है 18, तो 18 प्लस 16 कितना हो जाएगा? ये आएगा हमारा 34। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। क्यों? क्योंकि इस नंबर ऑफ इसमें जब हमने कैलकुलेट किया तो नंबर ऑफ पर्सन जो है रो में वो कितने आए? 34, ठीक है? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। क्या किया है हमने कि यहाँ पे एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि आपका जो है बी का पोजीशन दिया हुआ था राइट से 12th और सी का भी पोजीशन दिया हुआ था राइट से 18th। तो सी और बी के बीच में कितने लोग हो गए? 5 लोग। उसके बाद क्या बोला था कि ए का जो पोजीशन है लेफ्ट साइड से 11 था और ए और बी के बीच में एग्जैक्टली जो है सी बैठा हुआ है। तो जब सी और बी के बीच में हमने कैलकुलेट किया था तो नंबर ऑफ पर्सन आ रहे थे 5। तो इसी तरह बी ए और सी के बीच में नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे? 5 होंगे। तो यहाँ तक अगर हमने ए तक अगर राइट से देखते हैं तो नंबर ऑफ पर्सन जो हमारा हो गया कितना हो गया? 18 प्लस 5। अब यहाँ ए का पोजीशन लेफ्ट से 11th दिया हुआ था, तो 11th को फिर ऐड करेंगे तो जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन आएँगे रो में हमारा आ जाएगा 34। तो हमारा आंसर क्या होगा? 34, दैट इज़ ऑप्शन बी, ठीक है? देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देयर आर 5 फ्रेंड्स एस, के, एम, ए एंड आर, ठीक है? यहाँ पे 5 दोस्त हैं। बोल क्या रहा है कि एस जो है शॉर्टर देन के है बट टॉलर देन आर, ठीक है? एस जो है शॉर्टर देन के बट टॉलर देन आर, ठीक है?
इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने पाया कि इस तरह का पोजीशन होगा। अब क्या बोल रहा है कि एम इज़ द टॉलेस्ट, मतलब सबसे स्टार्टिंग में जो सबसे टॉलेस्ट है वो तो है एम, ठीक है। अब बोल रहा है कि ए इज़ लिटिल शॉर्टर देन के बट लिटिल टॉलर देन एस, मतलब कि ए जो है के से थोड़ा छोटा है बट एस से बड़ा है। इट मीन्स कि क्या होगा ए का पोजीशन, इस तरह से आ जाएगा। इससे हमारा जो सभी स्टेटमेंट है फुलफिल हो जाएगा। ए के से छोटा है बट एस से बड़ा है और एम सबसे टॉलेस्ट है। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हु हैज़ 2% टॉलर एंड 2% शॉर्टर, मतलब जो सबसे मिड में कौन-सा है जिससे कि 2 लोग टॉलर है, 2 लोग बड़े हैं, ठीक है? जो 2 लोग टॉलर हैं, 2 लोग शॉर्टर हैं, ठीक है? हमें ये फाइंड आउट करना है। तो आप देखोगे कि ए जो है उससे 2 लोग टॉलर है एंड 2 लोग शॉर्टर है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए, जो कि ऑप्शन ए में प्रेज़ेंट है, ठीक है? देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सेलेक्ट द आंसर फिगर दैट विल कम नेक्स्ट इन द गिवन प्रॉब्लम फिगर सीरीज, ठीक है। यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम फिगर सीरीज दिया हुआ है, इससे आगे क्या आ सकता है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर आप देखोगे हर एक पार्ट को, तो ये पार्ट क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। डार्क सर्किल अभी यहाँ आ गया एंड सभी जो है इसी तरह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका मूव हो गया। फिर नेक्स्ट वाले में भी सेम एज इट इज हो रहा है एंड नेक्स्ट वाले में भी यहाँ एज इट इज हो रहा है। तो जब हमारा नेक्स्ट फिगर जो बनेगा, क्या होगा, डार्क सर्किल पार्ट ऊपर आएगा, डार्क ट्रायंगल पार्ट नीचे आएगा और ये अनशेडेड ट्रायंगल जो है इस साइड में होगा। मतलब कि क्या होगा, ये सर्किल होगा, ये ट्रायंगल होगा शेडेड वाला, ये ट्रायंगल होगा अनशेडेड एंड ये सर्किल होगा अनशेडेड। ठीक है, अब आप ऑप्शन जो हमारा आंसर फिगर दिया हुआ है उसमें मैच कर लो कि कौन एग्जैक्टली मैच कर रहा है। तो आप देखोगे कौन सा होगा, हमारा जो ऑप्शन डी है वो एग्जैक्टली मैच कर रहा है। इसी तरह जब हम लोग क्लॉकवाइज में रोटेट करते हैं तो ऑप्शन डी फुलफिल कर रहा है हमारे लॉजिक को। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा, आंसर फिगर डी जो कि ऑप्शन डी में प्रेजेंट है, इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो इन टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे अग्निवीर में, और जो हमने टॉपिक डिस्कस किया है इन टॉपिक्स को आपको अच्छे से करना है, क्योंकि यही सेम टाइप ऑफ टॉपिक जो है जो एयरफोर्स इससे पहले पूछता था एक्स एंड वाई में, सेम टाइप ऑफ टॉपिक आपको इसी टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एंड जो लेवल होगा क्वेश्चन का वो भी इसी तरह होगा। अगर सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं तो आपको सॉल्व कैसे करना है वो भी हमने डिस्कस किया। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको ये अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके जो भी फ्रेंड्स अग्निवीर वायु के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी ये वीडियो शेयर करें, ताकि उन्हें भी पैटर्न के बारे में पता चले कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। तो मिलते हैं फिर अगले कुछ क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।